हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज कविता। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रीवियस ईयर वीएलडब्ल्यू पेपर, ठीक है ना। जो अभी 2023 में पेपर हुआ था वीएलडब्ल्यू का, उसमें भी स्पेसिफिकली हम इंग्लिश के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आए थे आपके 16। हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर्स नहीं करेंगे, हम उनको एलोबरेट वे में डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक था, सो दैट कल को भी कोई पेपर आप देते हो तो एटलीस्ट आपके कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ से भी, लॉजिक यहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया था वो था विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हुए हैं, लिखा है मम्प इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्प्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्प इज कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन एंड मम्प्स आर कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन। तो अगर आपने ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन को तो देखते ही आप समझ जाओगे कंफ्यूज कहाँ किया आपको। तीन जगह कंफ्यूज किया हुआ है। एक किया है कंफ्यूज आपको बिटवीन में, और एक किया अमंग में, और सेम तरह से आपको इज और आर में कंफ्यूज किया हुआ है। बिटवीन हम हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ डिवाइड द टॉफी बिटवीन राम एंड श्याम, दो की बात की हमने। अमंग का यूज करते हैं फॉर मोर देन टू। मैं कहती हूँ डिवाइड द सेम टॉफी अमंग द होल क्लास, मतलब वो पूरी की पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने, तो हमने अमंग लगाया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मम्स वर्ड की यूज किया हुआ है। देखो मम्स क्या है, मम्स एक डिजीज है। चाहे मम्स लिखा होता, मीजल्स लिखा होता तो ये डिजीज के नाम है ना, या ट्यूबरक्लोसिस लिखा होता। और मैंने वो क्लास में ही कहा हुआ है कुछ डिजीज के नाम के आगे एस और ई एस आता है। दिखने में लगती क्या है हमें, दिखने में लगती हैं होती हैं प्लूरल, लेकिन काम हमेशा करती हैं किसका, ये सिंगुलर का काम करती हैं ये डिजीजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, मम्स को देख के आर लगाएंगे, लेकिन मम्स इज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दिखने में कैसी हैं ये, हैं तो प्लूरल, लेकिन काम करेंगे किसका, हमेशा ये सिंगुलर का काम करेंगे। तो मम्स इज होना चाहिए ना कि आर। तो अब देखते हैं एरर बन गया आपका। पहली चीज देख लो, इज और आर का कहाँ कंपटीशन है, जहाँ पे आर लगा है वो आपका ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, उसको आप कट कर सकते हो। बचे दो ऑप्शन, दोनों में इज लगा, लेकिन आगे एक में अमंग और एक में बिटवीन है। अब मैंने अभी कहा कि अमंग को हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे मम्स को डिजीज की बात की कि बच्चों में ज्यादा है ना, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है कि सीता और गीता में डिजीज है ना। तो जब यहाँ तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा आपका, अमंग आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्जेंट आस्क हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन। सर्जेंट ने क्या कहा उसको कि तुम्हें थाने पे आना है। सर्जेंट कौन हुआ, समवन हु इज लाइक द रैंक जिसका होता है पुलिस ऑफिसर के नीचे का रैंक हो गया, इंस्पेक्टर की तरह सर्जेंट भी कोई होता है, ठीक है ना। इसने क्या कहा उसको कि तुम्हें थाने में आना है। आपको बोला है बताओ जी सही कौन सा है। अब देखो ऑप्शन में क्या कंफ्यूज किया आपको, टाइमिंग दे रखी है, लेकिन इस बिटवीन और बिटवीन को कंफ्यूज किया है टू के साथ भी, एंड के साथ भी, और के साथ भी, और टिल के साथ भी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बिटवीन हमेशा अगर दिखेगा आपको अपने साथ एंड के साथ दिखेगा, ठीक है ना। कहाँ दिखेगा, किसके साथ, एंड के साथ। जैसे अदरवाइज और विल होता है ना, वैसे बिटवीन और एंड होता है। तो देखते ही जो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बी वाला बन जाएगा, ना कि ए, ठीक है ना। तो जो आपका बी ऑप्शन है बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, मतलब भी क्या निकल के आया सेंटेंस का कि सर्जन ने क्या कहा था, हिम को कहा था कि तुम्हें थाने पे आना है इस टाइम के बीच में, बिटवीन 4 PM और 5 PM एंड 5 PM के, ठीक है ना। तो बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोला हुआ है विच वन इज करेक्ट सेंटेंस। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला लिखा हुआ है एवरीबडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ, तो गलत है देखते ही, है ना। सेकंड का एवरीबडी हु लव्स हिम, एवरीबडी जो उससे मोहब्बत करता है, स्पीक्स द ट्रूथ, ये भी गलत है। थर्ड का एवरीबडी हुम ही लव्स, हर कोई जिसको वो मोहब्बत करता है, तो ये भी गलत है। सेंटेंस क्या नॉर्मली होता है, जो सच कहता है उसको हर कोई मोहब्बत करता है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबडी लव्स हिम। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका ए पार्ट होना चाहिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कहा है ए ग्रेट मैन, एक महान आदमी ने कभी कहा था क्या, इफ़ यू कांट फ्लाई, अगर तुम फ्लाई नहीं कर सकते हो देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, अगर तुम भाग भी नहीं सकते हो तो तुम्हें वॉक करनी चाहिए, अगर तुम वॉक भी नहीं कर सकते हो देन तुम्हें क्रॉल करना चाहिए, बट वट एवर यू डू, बट तुम जो भी करो यू हैव टू कीप डैश, जो भी करो लाइफ में तुम्हें चलते रहना चाहिए। सेंस निकल के आ रहा है ना, चलते रहना चाहिए, मतलब क्या है इसका, मूविंग आना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाला है बिल्कुल सही है, नॉर्मल से स्टेटमेंट था, आपको बस एक करेक्ट वर्ड को यहाँ पे फिट करना था। फिफ्थ क्वेश्चन
आपको एक सेंटेंस दे रखा है, लिखा है डिड दे नॉट नो हु वॉज ही एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम। क्या वो नहीं जानते कि वो कौन है और वो कहाँ से आया हुआ है। देखो लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और डिड से स्टार्ट है, तो आपको मैंने बताया केस किसका है, ये इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव में भी ये कौन सा वाला है, यस नो टाइप बोल लो या हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि स्टार्ट बिगिनिंग किससे हुई, डिड से हुई है। अब यहाँ पर देखो WH वर्ड यूज हुआ है, WH हु, तो मैंने आपको करवाया था क्लास में, जब भी WH हमें दिखता है तो उसके बाद केस लगता है हमारा इन्वर्जन का। तो मतलब क्या कहने का, सब्जेक्ट पहले आना था, वर्ब बाद में आनी थी। क्या आपको ऐसा दिख रहा है सेंटेंस में, नहीं ना। यहाँ क्या लिखा है, हु वॉज ही, यहाँ पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, तो उसको आप इन्वर्ट कर लो। कहने का मतलब क्या है, क्या होगा आपका, ये होगा हु ही वॉज, और आगे लिखा है वेयर डिड ही कम, तो ये क्या होगा, वेयर ही डिड, है ना। तो यहाँ पे दोनों देखो जहाँ पे होंगे वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। पहले ऑप्शन में कहा हुआ है डिड दे नॉट नो हु वॉज ही, देखते गलत हो गया, हु वॉज तो नहीं होगा, हु ही वॉज होना था। सेकंड का डिड दे नॉट नो हु ही वॉज, सही बोला है, एंड वेयर डिड ही, अगेन गलत हो गया। थर्ड बोला डिड दे नॉट नो हु ही वॉज, सही है, एंड वेयर ही कम फ्रॉम, ये भी देखो यहाँ वेयर ही का एक केम कर दिया ना, तो ये सही है आपका सी वाला। तो देखते हैं आंसर बन गया आपका यहाँ पे सी वाला आएगा। और फोर्थ में क्या कहा है, डिड नॉट दे नो हु ही वॉज एंड वेयर ही केम फ्रॉम, है ना। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे नॉट लगा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सी वाला पार्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। लिखा सेंटेंस के अंदर प्रेसिडेंट गेव डैश टू द बिल, प्रेसिडेंट ने बिल पे कुछ दिया, है ना। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दिए और चारों बहुत सिमिलर लग रहे हैं ना, कि क्या वर्ड यहाँ पे लगेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि आपको वोकैब करनी ही पड़ेगी। अब ये वर्ड लिखा है एसेंट, एसेंट का मतलब होता है आपका एक्सेंट क्या है बोलने का। लाइक हम कहते हैं ना हमारा जर्मन हो गया, हमारा ब्रिटिश है, हमारा अमेरिकन एक्सेंट है ना, तो ये लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने वाला वर्ड है, तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा। सेकंड है एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई चढ़ना, ठीक है ना, किसी चीज़ को क्लाइम करना, ठीक है ना, तो ये वाला वर्ड भी नहीं आएगा। थर्ड है एसेंट, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट साइन करना, कोई भी ऑफिशियल ट्रीटी बोल लो या कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट को साइन करना। तो अगर प्रेसिडेंट की बात हुई तो प्रेसिडेंट ने क्या किया होगा, ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन ही किया होगा ना, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर आएगा वो सी वाला आएगा। और फोर्थ है एसेंट, ये एसेंट का ही क्या होता है, वर्ब फॉर्म होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन है सी है, ठीक है ना। वोकैब से क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्यों लगा हमें, क्योंकि सारे वर्ड हमें सिमिलर लग रहे थे, लेकिन जो बेस्ट वर्ड था हमारा जिसका मतलब सेंटेंस से निकल के आ रहा था वो था एसेंट, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट, ठीक है। इसीलिए वो कैप को भी पढ़ना है साथ साथ। 7th क्वेश्चन है, द वाइज मैन एडवाइज्ड, महान आदमी ने एडवाइस क्या किया है, हमें एडवाइस किया, अस नॉट टू हेट द पोर। आपको कहा या वर्ड हेट को रिप्लेस करना है। किसी महान आदमी ने कहा है कि हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। लिखा लुक अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब हो गया खिलाफ, तो खिलाफ का सेंस तो निकल के नहीं आ रहा है। दूसरा लिखा हुआ है लुक डाउन अगेंस्ट, डाउन अगेंस्ट, अगेन अगेंस्ट, तो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब बी और डी तो ऐसे कट गया हमारा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे लुक डाउन में, लेकिन लुक डाउन ऐसा कुछ नहीं है, ये लुक डाउन अपॉन फ्रेज होता है, तो यहाँ पे जो होगा आपका जो होगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। लुक डाउन अपॉन, द वाइज मैन एडवाइस अस नॉट टू लुक डाउन अपॉन द पोर होगा पूरा सेंटेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिलअप का है, ही स्टडीड हार्ड लेस ही डैश फेल। देखो लेस दिया हुआ है, लेस खुद में एक नेगेटिव पर्पस को बताने के लिए हम वर्ड को यूज करते हैं। लेस हमेशा अपने सामने साथ शुड लेता है, जैसे अदरवाइज के साथ विल होता है वैसे लेस के साथ शुड होता है। तो देख लो ऑप्शन में शुड दिया हुआ है कहीं, यस आपका बी पार्ट जो है वो शुड है, तो जो बी पार्ट है वो राइट है। वुड भी नहीं आएगा, वुड तो हम कंडीशन को बताने के लिए यूज करते हैं ना, वो तो नहीं आएगा। कुड भी नहीं आएगा, और मेड माइट तो पॉसिबिलिटी बताता है पास की, ठीक है ना। तो लेस के साथ हमेशा क्या लगाओगे, शुड ही लगा के आओगे, ठीक है ना। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी वाला, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन, वुड यू टोल्ड व्हाट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी, जो तुमने मुझसे कहा वो मेरे लिए ग्रीक है। अब देखो बोला व्हाट इज ग्रीक इन दिस सेंटेंस, ग्रीक का क्या मतलब निकल के आता है। अब ये ग्रीक किसी लैंग्वेज की बात नहीं की, नॉर्मल एक फ्रेज है ना, हम कहते हैं कि यार ये ग्रीक, इट्स ग्रीक टू मी, मतलब इट्स अननोन टू मी, ये मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ऑप्शन वो अननोन ही होगा, ठीक है ना, डी पार्ट। और ये जो बाकी जो है लैंग्वेज से भटकाने के लिए दिए आपको, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट, मनोहर किस में अच्छा है, क्रिकेट में है। तो ये क्वेश्चन किसका है, प्रपोजिशन का है। अबाउट तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है ना, अबाउट का यूज नहीं, क्योंकि अबाउट हम कब यूज करते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के बाद यूज करते हैं। इनका भी यूज नहीं होगा, इन कब यूज करते हैं हम लोग, इनको हम यूज करते हैं पोजीशन को बताने के लिए भी कभी कभार यूज करते हैं। टाइम के साथ आप बोलो, या हम कहते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, तो यहाँ पे इनका भी नहीं होगा। ऑफ को हम यूज करते हैं रिश्ते बताने के लिए, तो यहाँ पे जो होगा एग्जैक्ट वो होगा हमारा एड का हम यूज कब करते हैं, पोजीशन को, फिक्स पोजीशन को बताने के लिए, फिक्स प्लेस को बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मनोहर इज गुड एट, वो किस में अच्छा है, वो क्रिकेट में अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th,
चूज द एंटोनियम, एंटोनियम मतलब अपोजिट होता है किसका, आपको बोला लव का, लव का अपोजिट क्या होता है, लव का अपोजिट होता है ऐसे भी हेट होता है। तो यहाँ पे जो होगा डी पार्ट आपका सही होगा, ठीक है ना। शर्मिष्ठा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, शर्मिष्ठा जो है वो डरती है किस, स्पाइडर से डरती है। अबाउट तो किसी भी केस में यहाँ पे दिख नहीं रहा कि शर्मिष्ठा इज अफ्रेड अबाउट स्पाइडर्स, अबाउट मतलब उनके लिए, ऐसा तो नहीं सेंस निकल के आ रहा है। शर्मिष्ठा इज अफ्रेड इन, उनके अंदर इन भी तो नहीं आ रहा है। अब दो में कंफ्यूज होते हैं, फ्रॉम में और ऑफ को। देखो फ्रॉम को हम यूज करते हैं जब ये बताता है हमें किसी भी प्लेस या किसी भी टाइम, किसी एक्शन के होने का, मतलब प्लेस और टाइम में किसी एक्शन के होने का। मैं कहती हूँ आई कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना, या मैंने दिल्ली के आगे फ्रॉम क्यों लगाया, क्योंकि मैं वहां से आ रही हूँ, तो कोई एक्शन हो रहा है या किसी जगह से मैं होके आ रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे भी यहाँ पे ऑफ ही होगा, क्योंकि क्या है, ये जो अफ्रेड वर्ड है ना, ये अपने बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ ही लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अफ्रेड ऑफ होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट, यहाँ पे डी पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक। वो हार्डली ट्राई मतलब ना के बराबर ट्राई कर पाता है गुड लक के लिए, क्या तो आपका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि उसका गुड लक फेवर ही नहीं करता उसको, है ना। तो बोला कि यहाँ हार्डली का मतलब क्या है, देखो हार्डली खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। सिर्फ हार्डली ही नहीं, एग्जाम में अगर स्कार्सली दिया हो आपको, आपको बेयरली दिया हो, आपको रेयरली दिया हो, इनका मतलब ही क्या होता है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नॉट, है ना। और जिनका मतलब नॉट होगा तो वो ऐसे भी ऑलमोस्ट नॉट दिख ही रहा है ना आपको, ऑप्शन नंबर ए, ना के बराबर। सिंसियरली तो नहीं होगा वो, इन अ डिलीजेंट वे में भी नहीं होगा वो, और वेरी सीरियस तो होगा ही नहीं वो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हार्डली का मतलब ही क्या, नेगेटिव टर्म है, उसके बाद कभी भी नॉट नहीं दिखेगा सेंटेंस में आपको, ठीक है ना। तो इसका ऑलमोस्ट नॉट ही होता है मतलब, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। 14th क्वेश्चन, वेयर देयर इज डैश देयर इज अ विल, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो वेयर देयर इज अ विल कॉमन फ्रेज है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेयर देयर इज अ विल, तो ये आपका ए पार्ट है, आंखें बंद करके ए पार्ट लगा देना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम, दो लोगों की बात की, उनको जोड़ा हुआ है एज वेल एज से, ये दोनों कहाँ थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे। क्वेश्चन किसका, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और मैंने वहाँ करवाया हुआ आपको कि ये एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसी कुछ टर्म्स होती है ना, मैंने बताए हुए आपको, रूल केसेस बताए हुए हैं। जब भी एज वेल एज दिखे तो हमने क्या कहा था, हमें हमेशा जो अपनी वर्ब होती है पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, एक रहीम है, एक सब्जेक्ट वन रहीम है, एक करीम है। पहला सब्जेक्ट कौन सा, रहीम है ना, रहीम खुद में सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, वॉज आएगी। कुछ बच्चे यहाँ पे वर लगा के आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रहीम अलग है और करीम है, दो लोग हैं तो हम वर लगाएंगे, लेकिन वर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एज, यहाँ पे वॉज लगेगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब को लगाना है, ठीक है ना। नाउ 16th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर सोचना, ये एक इडियम है, आपको बोला हुआ है इसका एग्जैक्ट ऑप्शन दो। इसका मतलब यही होता है ना कि थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर में, अलग तरीके से सोचना। तो देखते ही आंसर जो आ रहा है वो सी आ रहा है। अब देखो जो ए दिया हुआ है, लिखा हुआ है कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन थिंक्स, इसका मतलब भी क्या निकलता है, ये तो ऐसे भी नहीं बन के आ रहा है। देन बोला थिंक इन ए कॉन्वेंशनल मैनर, कॉन्वेंशनल का मतलब होता है रिजिड वे में सोचना, तो ये तो ऐसे भी नहीं निकल के आ रहा है। देन थिंक इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जाके सोचना, ये तो तब भी निकल के नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी क्या है, इसका सी ही आएगा कि थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर। तो ये 16 क्वेश्चन जो थे ना, ये आपके 16 क्वेश्चन जो थे एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश के आए थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो टॉपिक क्या थे हमारे, बेसिक टॉपिक थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक था, देन आपको मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आए थे, आपको क्वेश्चन आया था प्रपोजिशन का, आपको नरेशन और एक्टिव वॉइस का दिखेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद आपको ईडियम दिखा पेपर में, आपको इसके बाद एंटोनियम सिनोनिम से क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक ही टॉपिक आए हुए, मुश्किल कुछ नहीं है। रिपीटेशन हमेशा उन्हीं टॉपिक की होती है जो सिलेबस में मेंशन किए होते हैं और आपको वही पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। तो आपने भी क्या करना है, खुद से प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पे और अच्छा होल्ड हो जाएगा। होपफुली लेक्चर पसंद आया होगा आप लोगों को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।